सो गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है हर्षित और मैं आपको आज एक नई चैप्टर क्लास 10 साइंस की आपके सामने लेके आया हूँ। सो वेरी वार्म गुड इवनिंग गाइस, आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। होपफुली आप बढ़िया होंगे। तो लेट्स एक्सप्लेन। आज इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में ख़त्म कर देंगे। वन शॉट में मतलब वन शॉट में कोई भी कट नहीं होगी वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन की बेसिक मतलब के समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप समझिए, रिप्रोडक्शन अगर होगा तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज़ का जो मात्रा है वो बढ़ेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म पेरेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब पेरेंट अपने जैसे नए इंडिविजुअल को पैदा करता है। ठीक है, ये लाइफ कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। ये जो रहेगा कि लाइफ कंटिन्यूटी मेंटेन करे, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि आपका दादा, फिर उसके बाद परदादा, ये सब जो चलते हैं ना, फिर यहाँ से उनके बेटे, इनके बेटे, तो ये एक साइकिल बना देता है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन में ज़रूरी है, समझ रहे हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो ये को एक पता चल गया इसका क्या बेनिफिट होता है कि ये कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, और एक ये स्पीशीज़ को भी सेम स्पीशीज़ को ये वर्ल्ड में रहने का, कंटिन्यूटी बनाने का वो प्रोवाइड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन के तरीके क्या है। देखिए, यहाँ पे दो प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। देखिए, दो प्रकार से मेनली रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें कि एक सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और इसको हम लोग अब डिटेल में समझते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ लिखा भी है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये एक अमीबा है और ये ठीक है, ये डिवाइड करेगा, अपने से दो डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, ये इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें अपना न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है अपने आप को डिवाइड करके। ठीक है, तो ये एक सेक्सुअल के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि गैमीट सेक्सुअल की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे कि आपने देखा होगा कि मेल के सेक्सुअल क्या होता है ह्यूमन में भी, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें स्पर्म सेल होता है, एग सेल होता है, फिर दोनों फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होता है। तो ये सेक्सुअल का एक वो है कि यहाँ पे गैमीट्स की ज़रूरत नहीं होती है। नया ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी क्लोन्स होते हैं पेरेंट के, मतलब एक क्लोन होते हैं। जैसे कि पेरेंट दिखेंगे तो वैसे ही उनका रहता है कि उनके जो नए ऑफस्प्रिंग है वो भी दिखेंगे। ठीक है, ऐसे ये अमीबा है तो उसी की तरह ही दिखेंगे दूसरा अमीबा, उनके डॉटर सेल। ओके, इसको हम काट देते हैं सबसे पहले। हाँ, तो अब ये सिंपल और तेज प्रोसेस होता है। मतलब इसकी आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कुछ होता है तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। कि सबसे पहले कि एक दो गैमेट मतलब दो फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस में होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर उसके बाद फिर कितना महीना होने के बाद फिर एक न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता, यहाँ पे बहुत कम टाइम लेता है। ठीक ना, ये सिंपल होता है और तेज़ होता है। उसका फिर इस सबसे प्रोडक्शन में मेन टाइप क्या होता है, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन मतलब कि तोड़ना, विभाजन होना, तोड़ना। ठीक है, फ्यूजन का ये मेन मतलब होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फ्यूजन जो होते हैं, पेरेंट्स दो या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करता है। जो पेरेंट्स रहता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि बाइनरी फ्यूजन होता है, मैंने आपको बताया था कि
अमीबा के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि अमीबा कैसे करता है कि अपने आप को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये सोशल रिप्रोडक्शन की, एक सेकेंड, हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे ये है। और यहाँ पे डिवाइड होता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, खंडन होता है कि टूटता है। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। और बाइनरी फिजन से मैं बता, द्विखंडन होता है, इसको आप लोग हिंदी में समझ सकते हैं। और पेरेंट्स से मतलब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। जो पेरेंट्स होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकती है इमेज में। एक सेकंड, मैं आपको ये इमेज को थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देता हूँ। क्या है, एक सेकंड, हाँ, ये देखिए, ये जो आपकी है, ठीक है, एक सेकंड, रुक जाइए। हाँ, ये देखिए, ये जो आपको ये दिख रही हैं, ये एक मदर सेल है। अब ये मदर सेल क्या करेंगे, हाँ, अब ये मदर सेल क्या करेंगी, ये जो मदर सेल है ये अपने ऐसे कि 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर देंगी। सब देख सकते हैं कि ये एक मदर सेल थी, यहाँ पे इसका ये पूरा था स्ट्रक्चर। फिर अपने ऐसे ही न्यू इंडिविजुअल को भी यहाँ बना देती हैं, देखिए ये। और फिर ये ऐसे डिवाइड करता है, फर्दर इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसको हम लोग एक टर्म से जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और जो इसका साइटोप्लाज्म यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से देखिए साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म अलग हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म अलग हो रहा है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। इसको पहले हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग वापस चलते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक तो आपको सब क्लियर होगा, मैं होप करता हूँ ये। हाँ, हाँ, सो ये जो आपकी जो बाइनरी फिजन है ना, यहाँ पे आपको इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो बताया। ये देखिए इक्वल में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा में एक ही रहेगा या हाफ रहेगा या 2, ऐसे तक नहीं होता है। इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। पैरामीशियम आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ कि पैरामीशियम कुछ, एक सेकेंड, आपको यहाँ बता देता हूँ। हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, पैरामीशियम कुछ ऐसे रहता है। यहाँ पे इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें आप, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, इसमें इसकी सीलिया होती है, एनापोर होता है, जिससे कि ये अपने फूड को इनटेक करता है सीलिया की वजह से। ठीक है, तो ये सब भी मतलब एमसीक्यू में बन सकता है, तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ध्यान में रखिएगा। और आगे फर्दर हम लोग बढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम्पल भी आप लोग को मैं मेंशन है, यहाँ पे पैरामीशियम और अमीबा है। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे। हाँ, सो गाइस, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, यहाँ पे मुझसे छूट गया था, बस छूटा नहीं, मैं बताने वाला था कि जो, अरे भाई एक सेकेंड, हाँ, ये जो बाइनरी फ्यूजन होती है ना, ये जो बाइनरी फ्यूजन होती है, तो ये 3 पार्ट में होती है। ठीक है, ये मेनली इसके 3 पार्ट होती है बाइनरी फ्यूजन होने की भी। एक इरेगुलर में होता है, एक इरेगुलर होता है, ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, और इसका एग्जांपल आप इरेगुलर में ले सकते हैं, अमीबा होता है, और इसका लक्ष्मीनिया होता है, और इसका एग्जांपल होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, पैरामीशियम। ओके, तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है, तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी मैं बता दूं कि फर्दर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक इम्पोर्टेंट बात और रह गया है कि जो लक्ष्मीनियाँ रहती है ना, एक सेकेंड पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जो लक्ष्मीनियाँ रहती है ना, उससे आपकी पहली बात तो वो आप समझिए कि वो उसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, और उस वो यूनिसेलुलर होता है, प्रोटोजोआ होता है, और वो उससे एक बहुत ही गंदी बीमारी कॉज होती है, इसको हम लोग ब्लैक फीवर बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक फीवर बोलते हैं। ये बहुत पहले के ज़माने में बहुत देखा गया था, जो जिसको हम लोग और काला अजहर के नाम जानते हैं, काला अजहर के नाम से। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक सेकेंड, इसको एरेस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग को मल्टीपल फिजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। जो पेरेंट्स सेल रहता है बहुत सारे नए इंडिविजुअल में डिवाइड होता है, यूजुअली अनफेवरेबल कंडीशन इन प्लाज्मोडियम में। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे कि मुझे ये आपका एक संग ये आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे रुक जाइए, वाइट पे। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए आपका एक ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसका बाहर एक और आउटर सेल बना देते हैं। हाँ, तो इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे सेल रहते हैं ये। ठीक है, ये सेल, ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेल है। अनफेवरेबल कंडीशन पे, ऑन दी अनफेवरेबल कंडीशन पे, ठीक है, ये सिस्ट जो है इसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, जो कि इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर माना जाता है। सिस्ट को प्रोटेक्टिव लेयर है कि ब्रेक हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन पे। और ये तो आप जानते हैं साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और इसलिए इसका सारा ये जो है ना, ये सब ये फट के ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन आता तो, और फिर ये कुछ ऐसे दिखने लगता है। रुझे मैं बताता हूँ कैसे दिखता है। फिर इसकी इमेज नहीं मिली तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं दिखाता हूँ कैसे हो जाता है। हाँ, तो ये कुछ ऐसे फिर हो जाता है। सिस्ट ब्रेक होने के बाद ये रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ, ये ऐसा कुछ आपको हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे है, ऐसा कुछ आपको हो जाता है। सिस्ट ब्रेक होने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है। आप होपफुली समझ गए होंगे यहाँ तक। और आपको एक्सप्लेन करना है कि मल्टीपल फ्यूजन को, तो मे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, इसको ही समझते हैं हम क्या होता है। मल्टीपल फ्यूजन होता है पेरेंट्स सेल बहुत सारे नए इंडिविजुअल में डिवाइड होती है, तो मैंने बता दिया आपको। और प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। और हाँ, मेन बात एक और है कि इससे ही मलेरिया कॉज होती है। ठीक है, मलेरिया जो आपने सुना होगा, एक मच्छर से आता है। मच्छर, तो इसी से कॉज होती है मल्टीपल फ्यूजन हो प्रोसेस। ठीक ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आ सकता है सवाल कि मलेरिया किससे कॉज होता है, तो आपको। और ये भी एक यूनिसेल्युलर है। ठीक है, यूनिसेल्युलर है और प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। सो हम फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे बडिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी पर एक स्मॉल आउटग्रोथ आती जाती है, इसको हम लोग बड बोलते हैं, जो डेवलप होता है। ठीक है,
ये बड़ा होकर एक पेरेंट सेल में अलग से हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ईस्ट में ज़्यादातर दिखता है। तो ये दिखता है पर इसका मेनली एग्जांपल आप ईस्ट में ज़्यादा आप अच्छे समझ सकते हो और यहाँ पे हाइड्रा में भी ये चीज़ होता है। तो इसको हम लोग हटाते हैं पहले। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं आपके लिए एक डायग्राम लाया हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे यही हो रहा है। ये बडिंग के थ्रू बडिंग के प्रोसेस में हाइड्रा में दिखाया गया है ये चीज़। इसको मैं आपको बड़ा कर दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्मॉल आउट ग्रोथ आया है। आप देख सकते हैं ये इसको पूरा ये हाइड्रा यहाँ पे स्मॉल आउट ग्रोथ आया है। अभी फर्दर डेवलप करेगा। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे फिर ये और डेवलप कर रहा है। फर्दर देखिए, एक सेकंड इसको हटा दूँ। आप देख सकते हैं ये कैसे फिर यहाँ पे और इसका आउट ग्रोथ बढ़ चुका है। और इसको फिर हटा के हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये पूरा अलग हो चुका है। ये अटैच था, फिर यहाँ अलग हो चुका है। देख सकते हैं अलग हो गया है, डिटैच हो गया है। ठीक है, अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये सब इसी के अंदर आता है, स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ सवाल बन सकते हैं तो वो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसको नीचे कर देता हूँ मैं। ओके, तो चलिए इसको आगे तो हम लोग फिर समझते हैं क्या क्या होता है। फिर इसको हम लोग काट के आगे समझते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन की बात आती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपने छोटे छोटे हार्ड कोटेड स्पोर बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो जर्मिनेट होकर नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और राइजोपस से ब्रेड मोल्ड पे ये उगते हैं। ठीक है, आपको एक बार ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पे मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में उसको अनफेवरेबल चाहिए था कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन चाहिए था। पर यहाँ पे जो केस है स्पोर फॉर्मेशन का, इसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, इसको फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इसलिए यहाँ इसी में ये ग्रोथ होगा। और ये इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ब्रेड मोल्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में आप बोले आप समझ गए होंगे इसको। चलिए मैं इसको एक बार आपको एक डायग्राम से भी दिखा देता हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअली। मान लीजिए इसका राइजोइड है। ठीक है, ये इसका ये है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे इसके ये रहते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स ऐसे एक और बनाते हैं। ओके, एक और बनाते हैं। ठीक है, इसको तो मिटा देते हैं, ठीक नहीं बना। हाँ, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे रहते हैं और इसके अंदर ये जो इसका है इसको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है इसको ये पूरा ये इसका है, इसको राइजोपस बोलते हैं। राइजोपस। और इसका जो साइज़ जो रहता है, इसका साइज 0.2 mm होता है। ठीक है, और ये स्पायर वगैरह। ठीक है, और इसको हम लोग स्पॉन्जी फोर बोलते हैं, स्पॉन्जी फोर। ठीक है, बोले आप लोग मेरे राइटिंग को माइंड नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, पर मैं कोशिश करूँ थोड़ा ठीक से लिखूँ।
ठीक है। अब जो ये हाईफे का जो आप फिल्म देखे उसको हाईफे बोलते हैं, ठीक है, इसको हाईफे बोलते हैं। और इसके जो नेटवर्क जो कनेक्ट रहते हैं उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। होपफुली यहाँ तक समझ रहे होंगे, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हम लोग, फर्दर काट लेते पूरा। तो आई थिंक आप लोगों ने ये टॉपिक को भी आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें एक्चुअल होता क्या ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बट हाँ समझने लायक चीज़ है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये एक एल्गी है, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। ये अपने ही फ्रेगमेंट्स में टूट के नया जनरेट करता है। मान लीजिए एक फ्रेगमेंट है, तो ये फिर नया में जनरेट कर जाएगा, ऐसा फिर बना लेगा, ठीक है। फिर आप लोग समझ गए होंगे। तो ये फ्रेगमेंटेशन का ऐसे ही वर्क करता है, अपने में ही ये ब्रेक हो जाता है और एक नया फ्रेगमेंट, एक नया पूरा, एक सेकेंड, हाँ, एक नया पूरा आपका, अरे एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो ये अपना तो फिर ये इसमें क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। जो फ्रेगमेंट रहता है एक न्यू इंडिविजुअल ऐसा बन जाता है अपने में ही, ठीक है। मतलब ये छोटा छोटा टुकड़ा से फिर एक न्यू इंडिविजुअल को बन जाता है ये खुद से। तो हम लोग फर्दर आगे अब बढ़ते हैं। अब रीजनरेशन के टॉपिक को हम लोग समझते हैं, पर इसमें मैं इस आगे चलने से पहले मैं बता दूँ फ्रेगमेंटेशन में आपकी मल्टी सेल्यूलर है, ये मल्टी सेल्यूलर है, और इसको ग्रीन सेल्यूलर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक आता है हम लोग पास, रीजनरेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मतलब ऐसा मत समझना कि मैं सारे टॉपिक को इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, बट हाँ मतलब अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें है ही ऐसा कि जहाँ सवाल बन सकते हैं, ये सब टॉपिक ऐसा है, ठीक है। तो इसको ढंग से समझते हैं हम लोग। रीजनरेशन क्या होता है? तो रीजनरेशन क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को का कोई पार्ट कट या ब्रेक हो जाए तो वो पार्ट पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, जैसे कि प्लानेरिया नोड, जैसे रीजनरेशन रिप्रोडक्शन से अलग, क्योंकि ऑर्गेनिज्म हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये प्लानेरिया है, फिर आपको ये विजुअल होगा, ये प्लानेरिया है, ये फिर ऐसा होगा, फिर ये टूटेगा, तो ये ऐसे टूटा, ये पार्ट में टूटा, और ये पार्ट में टूटा। मैं उसको आपको फिर दिखाता हूँ। हाँ हाँ, तो देखिए ये प्लानेरिया है। हाँ, ये आपके जो दिख रही है आपको, ये पूरा प्लानेरिया है। देखिए ये प्लानेरिया है, ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, देखिए आप सर यहाँ देख सकते होंगे। मैं आपको डॉटर से दिखा सकता हूँ। हाँ देखिए ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेकिंग पार्ट है इसका, ये देखिए, और ये यहाँ से ब्रेकिंग पार्ट है इसका, ठीक है। यहाँ से फिर ब्रेक हो जाएगा। हाँ, अब ये देखिए, अब आपको यहाँ देखिए, ये अब एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, ये फिर ये अब इसका फर्दर इसके बाद यह नहीं है क्या होगा, पर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसके बाद। एक सेकंड में काट लो उसको पूरा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो इतना पार्ट आया है ये अपने आप को रीजनरेट करेगा। तो यहाँ जो डॉटेड दिया है ना, ये फुल हो जाएगा, ये फुल प्लान एरिया अपने आप को बना लेगा। यहाँ पे भी, यहाँ तो ये भी अपना ये माओ डेवलप कर लेगा, और ये अपना लास्ट का टेल पार्ट जनरेट कर लेगा। ये अपना पूरा ये बॉडी को जनरेट कर लेगा, ये वाला जो प्लान एरिया, और फिर ये 3 अलग प्लान एरिया में जनरेट हो जाएंगे। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो ये एक एबिलिटी होता है ऑर्गेनिज्म का कि अपने आप को डिवाइड कर सके, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझना कि ये एबिलिटी होता है ऑर्गेनिज्म का कि अपने को डिवाइड कर सके। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्लानेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकते जाता है, क्योंकि जो ये इसको पहले बात इसको प्लानेरिया बोलते थे, क्या लिखा भी है। जो प्लानेरिया होता है ना यहाँ, तो वो आपका वो टाइप से कर सकता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों कर सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कैसे कर सकता है, दोनों में कर सकता है नहीं या ऐसा कुछ करके, तो ध्यान रखिएगा, आ सकता है, सवाल आ सकता है, सवाल भैरूपिया होता है। आइए अब फिर एक और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है मतलब सबके लिए कि क्या क्या है, इसका एग्जांपल याद करने में बहुत दिक्कत होता है सबको। तो इसको फटाफट से वाइंड अप कर लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इतना छोटा टॉपिक नहीं है जो जहाँ पे ये नोट्स में दिया है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल होता क्या है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो सबसे पहले आपको पता ही है कि ये एक क्या बोलते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना। तो ये एक किसका एसेक्सुअल का पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, और जिसके अंदर एक दो सबसेट पार्ट आते हैं जो होता है मीन्स की वेजिटेटिव प्रोपोर्शन दो तरीके से हो सकता है। एक नेचुरल होता है, नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, ठीक है। एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। अब नेचुरल में जैसे कि आप लोग को यहाँ एग्जांपल दिख रहा हो ऊपर में, मैं बता देता पहले इसको। हाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्लांट में जब नया रूट स्टेम या लीफ से बनता है, नई एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ऐसे कि देखते हैं ना, तो यहाँ पे स्टेम का एग्जांपल क्या है कि वो एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रोसेस से बनता है, ठीक है। जो स्टेम होता है, रूट होता है, लीव्स होता है, तो तो किसके प्रोसेस से बनता है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रोसेस से बनता है। तो फर्स्ट आ जाएगा स्टेम में, स्टेम का एग्जांपल में कौन कौन आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा, आपका ओनियन आ जाएगा, आपका लेमन आ जाएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसका आ जाएंगे, स्टेम से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं। जो रूट से होते हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा, वाया रूट होते हैं, स्वीट पोटैटो, एक सेकेंड गाइस, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और क्या आ जाएगा आपका, गुआवा आ जाएगा, गुआवा, ठीक है। और एक और इसमें पार्ट होती है, ठीक है, जो होता है लीव्स होता है, जो कि ब्रायोफाइलम होता है, ब्रायोफाइलम होता है। मैं अगले क्लास से ट्राई करूँगा कि एक अच्छा शीट ले आऊँ, क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाँ रुक जाइए, एक अभी आपको यहाँ नहीं बताऊँ, मैं छूट रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल तरीक़ा से क्या क्या होता है, ये भी पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल तरीक़ा से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, प्रोपोगेशन कैसे होता है, ठीक है। ये अब समझ लीजिए आप लोग। और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ध्यान देखिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आर्टिफिशियल, वो तो मैं बता दूँ, आर्टिफिशियल बताता हूँ कैसे होता है आर्टिफिशियली। तो यहाँ पे आपका मतलब 3-4 पार्ट आते हैं आपके, कैसे कटिंग आता है पहले, कि कटिंग करके, लेयरिंग करके, ठीक है, ग्राफ्टिंग करके, और
टिश्यू कल्चर करके। ये सब आप जानते होंगे, कटिंग करके कि काट के स्टेम को कर देना, लेयरिंग करके उसके ऊपर एक उसका लेयर करके तो 2 स्टेम का उसको कर देना, और ग्राफ्टिंग मतलब ज़मीन के अंदर उसका स्टेम को कर देना। ये सब है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग में ये सब है। कटिंग में भी और टिश्यू कल्चर में ये बहुत लार्ज स्केल में परफॉर्म किया जाता है। सो होपफुली आप लोग ये सब समझ गए होंगे। एक्चुअली मेरा हाँ एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा ना कि मेरा इरेज़र जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कैसे होता है। बाकी की हम चीज़ को हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, मतलब इसी के पार्ट 2 में। तो बाय बाय, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।